हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी बार पीएससी पार इस यूट्यूब चैनल पे। और सी सेट पेपर 2 का हम डिस्कशन करने वाले हैं 2019 का। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर पूरा 100 तक होने वाला है। 1 से लेकर 30 तक पार्ट 1 में हमने कवर किया हुआ है। तो पार्ट 1 अगर वीडियो आपने नहीं देखा है, ठीक है, तो वो ज़रूर आप देख लें इससे पहले, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं जो 31वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। जो 31वें नंबर पे आया था वो ये आया था कि प्रथम दो के बीच जो संबंध है वही संबंध बाद वाले दो के बीच स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह की पूर्ति करना है। द रिलेशन विच इज इन बिटवीन फर्स्ट टू, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। TALE उसको लिया है LATE। तो देखिए जो पोजीशन चेंज हुआ है वो T को L कर दिया है, L को T कर दिया है। यहाँ पे देखिए जस्ट चेंज हुआ है, बाकी A और E का जो चेंज है पोजीशन नहीं हुआ है वहाँ पे, ठीक है। और उसी तरह हमको CAFE का पोजीशन कैसे हम लिख सकते हैं, देखिए F को पहले स्थान पे लाएगा और A को एज इट इज़ रहेगा वही उसी जगह पे, और E भी उसी जगह में रहना है। और जो बच गया क्या, C। तो फेस इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से, तो A इसका आंसर है फेस। कुछ नहीं किया है, पहले में क्या है T और L का पोजीशन चेंज हुआ है, दूसरे में क्या होगा F और C का पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेस, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32वां नंबर पे। माँ की वर्तमान आयु बेटी की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। बहुत ही ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। एज रिलेटेड प्रॉब्लम, जो माँ की वर्तमान आयु है बेटी की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। तो इसमें ऐसे चीज़ों में बेटी को हम लोग मानते हैं उसकी आयु मान लो x है, ऐसे करके, ठीक है। और माँ की आयु 3 गुनी है तो क्या हो जाएगा 3x, ठीक है। 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद भी क्या होता है, इसमें भी 12 जुड़ जाएगा और इसमें भी 12 जुड़ जाएगा। तो 3x + 12 हो जाएगा, x + 12 हो जाएगा। अब 12 वर्ष बाद माँ की आयु बेटी की आयु की 2 गुनी हो जाती है। तो इसमें कंडीशन को हम लगा लेंगे, जो माँ की आयु है अभी कितनी है 3x + 12 है, और कितनी गुनी हो जाती है 12 वर्ष बाद, तो 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी किसकी, उसकी बेटी की आयु। उसकी बेटी की आयु कितनी है 12 वर्ष बाद, x + 12 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग, ठीक है। तो ये 3x हो गया, ये 12 हो गया, और यहाँ पे 2x हो गया प्लस 12 दूनी 24 ये हो गया। तो 3x में से 2x जाएगा इधर आएगा तो माइनस होके x हो जाएगा ये, और 24 में से 12 गया 12 बचा, तो x का वैल्यू जो आएगा 12 वर्ष आ गया। तो x क्या लिए थे हम लोग शुरू में, बेटी की जो वर्तमान आयु है x ऐसे करके लिए थे। तो जो आंसर आएगा वो हमारा D 12 वर्ष। 12 वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। इसमें बेटी की वर्तमान आयु पूछा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, ठीक है। नीचे दी गई श्रृंखला में एक पद लुप्त है, उसको हमको पता लगाना है कौन सा पद लुप्त है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो नंबर देख रहे हैं उसमें 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया है, 7 के बाद 9 आया है, 9 के बाद 11। तो 11 के बाद क्या आएगा 13 यानी 13। क्यों आएगा, क्योंकि ये सब ऑड चल रहा है, ऑड नंबर्स, ठीक है। उसके बाद इधर देखते हैं आर के बाद क्या आया है, एस आया है, एस के बाद टी आया है, टी के बाद यू आया है, यू के बाद बी आया है। तो आर से पहले क्या आएगा भैया, देखिए आप, ठीक है, पी क्यू आर, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास क्यू, ठीक है। क्यू के बाद आर आया है ऐसे। उसी तरह देखिए एम के पहले ओ आया है, ओ के पहले आर आया है, आर के पहले टी आया है, टी के पहले डब्ल्यू आया है। तो इसमें देखते हैं हम लोग ये वाला अक्षर देखें तो एम, एन ओ, एम का बाद क्या आता है एन और ओ, बीच में क्या गैप है एन, एन ओ। उसके बाद पी और क्यू के बाद यहाँ पे आर आ गया है, यहाँ पे 2 गैप है, क्यू के बाद आर, पी क्यू आर। एस और टी एक गैप है, उसके बाद टी आ गया है। उसी तरह टी के बाद यू वी, यू और वी का गैप है, मतलब एक गैप फिर 2 गैप फिर एक गैप फिर 2 गैप, और फिर से क्या आएगा एक गैप, यानी कि डब्ल्यू के बाद एक्स गैप होगा, क्या आएगा इसका पहले में वाई आ जाएगा। तो वाई 13 क्यू, वाई 13 क्यू, ठीक है। ए इज़ द करेक्ट आंसर, वाई 13 क्यू, ठीक है। इसका सही जवाब हो गया हमारा ए। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा ये था निम्नलिखित सूचनाओं को पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्न बनाना है। जैसे P क्रॉस Q का मतलब यहाँ पे दिया था P Q का पिता है, P माइनस Q मतलब P Q की बहन है, P प्लस Q मतलब P Q की माँ है, और P भागित Q का अर्थ P Q का भाई है, इस तरह से दिया है। तो पहला क्वेश्चन जो इस पर आधारित था यानी 34, B प्लस D, यानी कि प्लस का मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा कि पी क्यू की माँ है, उसी तरह बी डी की माँ है, क्या हो जाएगा बी जो है माँ है किसकी, डी की।
तो माँ को हम लोग इस तरह से लिख दिए, उस पर माइनस ची लगा दिए क्योंकि ये महिला है इसलिए, ठीक है। और डी इधर नीचे में बना दिए उसका बेटा। और जब डी क्रॉस एम दिख रहा है, डी क्रॉस एम यानी कि डी गुणा एम, ठीक है, यानी कि पी गुणा क्यू का मतलब क्या है यहाँ पे, पी क्यू का पिता है। उसी तरह से डी एम का पिता है, डी किसका पिता है, एम का पिता है। अब पिता को हम लोग क्या लिख लेंगे, प्लस के चिन्ह के साथ। और एम एन भागित के निशान पे रहा है, यानी कि यहाँ पे देख रहे हो आप जैसा कि ये वाला, यानी कि पी क्यू का भाई है, तो उसी तरह से एम एन का भाई है। एम किसका भाई है, एन का, तो एम भाई हो गया है, एन क्या हो गई, उसका पता नहीं है अभी, उसका जेंडर पता नहीं है, तो उसको कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अब रिलेशन बताना है एम बी से कैसे संबंध है। एम और बी का अगर हम रिलेशन देखें, ठीक है, तो एम का जो पिताजी हो गया वो डी हो गया, और डी का जो माता जी हो गई वो बी हो गई, ठीक है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन हो गया, पोता और किसका, पोता और दादी का, ठीक है। तो एम बी से कैसे संबंधित है, तो उसका पोता है भैया, एम बी का पोता है, ठीक है। जो है एम किसका पोता है, तो बी का पोता है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा पोता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया था, ठीक है। इनमें से आर एम की भतीजी है, इसको कौन शो करता है, तो ये जो इसको चेक करते हैं। सबसे पहले आप बी ऑप्शन और सी ऑप्शन को चेक करेंगे। तो बी ऑप्शन को चेक करते हैं, एम माइनस जे। माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब यहाँ पे बताया हुआ है, एम जैसे माइनस जे है तो माइनस का मतलब बहन है करके बताया है। तो एम माइनस जे को हम कैसे लिख लेंगे, एम जो है जे की बहन है, एम किसकी बहन है, जे की, ठीक है। तो एम माइनस जे, एम जे की बहन है, इस तरह से लिख लेंगे। और जे प्लस आर दिया हुआ है, जे प्लस आर दिया हुआ है, जे प्लस आर, तो प्लस का मतलब यहाँ पे माँ है, ठीक है। जे माँ है किसकी, आर की, तो ये जे माँ हो गई आर की, तो ये नीचे में आ जाएगा आर, ठीक है। और आर के बाद क्या दिया है, देखिए नीचे में थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, ये दिया है आर माइनस एन दिया है, ठीक है। आर माइनस एन दिया है, आर माइनस एन मतलब यहाँ पे आता है आपका बहन है, ठीक है। फिर से देखते हैं एक बार, वो मिटल गया। एम माइनस जे, जो एम है जे की बहन है, एम किसकी बहन है, जे की बहन है। और उसके बाद क्या दिया है, जे प्लस आर, जे आर का क्या है, माँ है, ठीक है, जे आर की माँ है। और आर की जो बहन है, आर किसकी बहन है, एन की बहन है, ठीक है, एन की बहन क्या है, आर है, ठीक है। तो इसमें रिलेशन पूछा था आर एम से कैसे संबंधित है, तो आर एम की क्या है, ठीक है, भतीजी है, ये पता चल गया हमको नीचे से। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा हमारा दूसरा बी वाला हो जाएगा, सेकेंड वाला जो आंसर है वो बी वाला हो जाएगा। बी इज़ द करेक्ट आंसर, एक ही बार में हमको पता चल गया ये जो आंसर है ना, ये बी वाला होगा, इससे वो रिलेशन पता चल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इसको ये रिलेशन से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं वो काफ़ी सरल होते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा है 36वें नंबर पे कि यदि इरेजर को स्केल कहते हैं, स्केल को शार्पनर कहते हैं, शार्पनर को पिन कहते हैं, पिन को बैग कहते हैं, बैग को पेंसिल कहते हैं, तो एक व्यक्ति किससे मिटाएगा, तो हम किससे मिटाते हैं भैया, इरेजर से मिटाते हैं। लेकिन आपको आंसर यहाँ पे इरेजर नहीं लिखना है, क्योंकि इरेजर को क्या बोलते हैं, स्केल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति किससे मिटाएगा, स्केल से मिटाएगा। थोड़ा अजीब लगता है लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इरेजर को क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्केल कहा जाता है, इसीलिए हम स्केल से मिटाएंगे ना कि इरेजर से, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ठीक है, क्योंकि इरेजर को स्केल कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे एसी डीसी है, कुछ एसी जो है डीसी है, कुछ डीसी ईसी है, और कुछ सभी ईसी वाई वाई है। तो इसमें आपको निष्कर्ष निकालना है। तो इसका पहले वेन डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। तो सभी एसी डीसी है, कैसे हम बनाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखे। ये देखिए इस तरह से प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। ये तो देखिए सभी एसी डीसी हैं, सभी एसी क्या है, डीसी है। तो एसी का ऐसा डायग्राम बन जाएगा सभी, और सभी एसी क्या है, डीसी है, तो डीसी क्या हो जाएगा, इससे बड़ा बन जाएगा वेन डायग्राम में। कुछ डीसी ईसी है, तो कुछ डीसी यानी कि थोड़ा सा पार्ट इसका लेंगे और इसमें ईसी बना देंगे। और सभी ईसी वाई वाई है, तो सभी ईसी इस तरह से हो जाएगा, वाई वाई ये हो जाएगा। तो
तो सभी बोलेगा तो उसके अंदर में आ जाएगा वो चीज़, ठीक है। अब इसमें पहला पढ़ते हैं निष्कर्ष में, कुछ एसी ईसी है, तो कुछ एसी ईसी है क्या, यहाँ पे तो पता नहीं चल रहा है कुछ एसी ईसी है करके, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। कुछ वाई वाई डीसी है क्या, कुछ वाई वाई डीसी है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको कुछ वाई वाई डीसी है करके, तो इसका जो सही आंसर है दूसरा वाला तो बहुत सही है। कोई एसी ईसी नहीं है, कोई एसी ईसी नहीं है करके बोल रहा है, तो इस पर जो है आप देखिए कोई भी एसी ईसी नहीं है करके, लेकिन इसमें जो है गोला का सर्कल जो है कहीं ना कहीं टच कर रहा है उसको, तो इसका जो आंसर है ये बिल्कुल होगा, या सही होगा या गलत होगा, तो गलत होगा क्योंकि कोई एसी ईसी नहीं है बोल रहा है। और चौथा बोल रहा है सभी डीसी एसी है, सभी डीसी एसी नहीं है भैया, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आंसर। तो केवल और केवल आपका जो निष्कर्ष निकल रहा है केवल और केवल दो निकल रहा है, केवल केवल दो इसका सही आंसर है, ठीक है, करेक्ट है। अगला चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है जो हमारा 38वें नंबर पे ये रहा, दो शहर ए व बी 125 किलोमीटर की दूरी पर है, ये ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिस्टेंस टाइम इन जो स्पीड है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। देखिए इसमें ये कैसे आप सरल तरीके से उसको बना सकते हैं। देखिए दो शहर ए और बी है, उसके बीच की दूरी 125 किलोमीटर है, तो इसके साथ डायग्राम आप बनाते चलें, ये ए हो गया और ये हमारा हो गया बी शहर, इसके बीच की दूरी कितनी हो गई 125 किलोमीटर, और जो एक व्यक्ति पी है वो ए से निकलता है और दूसरा व्यक्ति जो क्यू है वो बी से निकलता है, ये पी इधर से निकलेगा, ये क्यू इधर से निकलेगा, इसमें टाइमिंग दिया हुआ है। जो ए है ना वो 7:30 बजे यानी 7:30 पर यहाँ से निकलता है, 7:30 पर, और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, कितने किलोमीटर 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, की रफ्तार से चल रहा है। और ये वाला जो निकलता है क्यों वो 7 बजे निकलता है और इसकी जो रफ्तार है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। अब इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जब बी से शहर ए की ओर सुबह 7 बजे निकलता है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गति से चलते हैं, तो वे कितने बजे मिलेंगे, मतलब दोनों ए और बी किस स्थान पर कितने बजे मिलेंगे, इस तरह से बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे समय बस पूछा है इसलिए हम समय बस को कैलकुलेट करेंगे इसमें से, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ये 7:30 बजे निकला, ये 7 बजे निकला, पहली बात तो हमारा टाइमिंग अलग अलग है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं टाइमिंग को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। 7 को तो हम पीछे ला नहीं सकते, 7:30 को हम पीछे नहीं ला सकते, 7 को हम आगे ले जा सकते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। 7:30 को हम पीछे नहीं ला सकते लेकिन 7 को हम 7:30 बना सकते हैं, इसलिए हम इस वाले को देखेंगे, ठीक है। तो आधा घंटा हमको इसको आगे बढ़ाना है, क्यों बढ़ाना है, क्योंकि दोनों का जो समय है वो सेम होना चाहिए अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, तो आधे घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा, 30 में से आधा यानी कि 15 किलोमीटर वो चल लेगा, तो ये 15 किलोमीटर यहाँ तक चल लेगा कितने बजे तक, 7:30 बजे तक, 7:30 तक। अब इधर से अब चलना प्रारंभ करेगा क्यों, इधर से चलना प्रारंभ करेगा पी 7:30 बजे, ठीक है। अब दोनों जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है, मतलब तब उनकी जो स्पीड है वो घट जाती है। जब अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों और एक दूसरे की ओर चल रहे हैं तो उस स्थिति में दोनों का जो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जो स्पीड है वो जुड़ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा फार्मूला होता है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है। और समय को हम निकालेंगे इससे, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, ठीक है। तो ये वाला हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे, हमको समय निकालना है, तो समय निकालना है, दूरी कितना है अब इनके बीच में, जब ये 15 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका है 125 में, तो 125 में से 15 गया हमारे पास 110 बचेगा, 110, और समय कितना इसको लग रहा है 7:30 बजे निकल रहा है इधर से, 7:30 बजे इधर से निकल रहा है, ठीक है। समय कितना है उसको निकालना है हमको एक्चुअल में, और स्पीड हमारा दिया हुआ है, इधर से 25 इधर से 30, यानी 30 और 25 कितना हो गया 55 किलोमीटर, क्योंकि दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन से, तो दोनों का स्पीड जो है जुड़ जाएगा। तो 55 एकम 55 और 55 दूनी 110, यानी कि 2 आवर यानी कि 2 घंटे का समय लगेगा उनको। और कितने बजे निकले थे 7:30 बजे, 2 घंटा उसमें ऐड कर देंगे तो 7 और 2 9, तो 9:30 बजे तक ये लोग एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो इसका सही जवाब जो होगा ना ए होगा, 9:30 AM। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ज़्यादा कुछ इसमें कैलकुलेशन नहीं है, वैसे तो इसको शॉर्टकट भी बना सकता था एकदम, ठीक है। इसको देखिए सिंपल सा फार्मूला, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन
स्पीड, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, देखिए ये 125 था 7:30 बजे, 7 बजे ये लोग 30 किलोमीटर, तो 30 यानी कि आधा घंटे में ये लोग 15 किलोमीटर चले, ऐसा समझना था मेरे को। और 125 में से जब मैं 15 घटा देते 110 आ जाए तो ऊपर में स्पीड कितना है दोनों का स्पीड जुड़ जाता, क्योंकि एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो 55 यहाँ पे आ जाता। और डायरेक्ट 2 घंटा में आप 7:30 में ऐड कर देते हैं, यानी 9:30 इसका डायरेक्ट आंसर एक लाइन में। ऐसा भी इसको आप बना सकते थे, वो प्रैक्टिस के ऊपर है आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। 39 में देखिए 6 लड़के तथा 2 लड़कियां किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, जबकि 13 लड़के व 7 लड़कियां उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए 7 लड़के तथा 3 लड़कियां उसी काम को पूरा कर सकेंगे कितने दिन में, ये पूछ रहा है। तो सिंपल सा कुछ नहीं, आपको जो लड़के हैं उसको बी लिखना है और लड़कियों को डब्ल्यू लिख लेना है, ठीक है, या फिर जी लिख लेना, जो आप लिखना चाहें। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 6 बॉयज़ को मैं बी लिख रहा हूँ, प्लस लड़कियाँ हैं उनको गर्ल्स लिख रहा हूँ, तो 2 गर्ल्स हो जाएंगी, ठीक है। ये 2 इस तरह से हम लिखेंगे, ये नोटेशन है, ओनली नोटेशन, इसमें कुछ फार्मूला नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है 6 लड़के और 6 बॉयज़ प्लस 2 गर्ल्स कितने दिन में कर सकती है, 5 दिन में। तो 5 का गुणा हो जाएगा बराबर 13 लड़के तथा 7 लड़कियां उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। 13 लड़के यानी कि 13 बॉयज़ प्लस 7 लड़कियां 7 गर्ल्स, गुणा इसमें कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन में कर रही है तो 2 का गुणा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, 30 बी प्लस 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 जी, और 13 दूनी 26 बी और प्लस 7 दूनी 14 जी। सॉल्व करते हैं इसको, तो पूरा सॉल्यूशन करने पर हमको पता चलता है कि 30 में से 26 गया अपना, कितना बचा, 30 में से 26 गया अपना तो बचेगा 4 बी, और इधर 10 में से 14 गया कितना बचेगा 4 जी, ठीक है। 4 से 4 कट गया यानी 4 से 4 कट गया, बी बाई जी इज इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि दोनों का अनुपात कितना आ गया 1:1, यानी बी किसके बराबर हो गया, जी के बराबर, दोनों बराबर हो गए। तो बॉयज़ इज इक्वल टू गर्ल्स यहाँ पे आ गया, यानी लड़के बराबर हो गए लड़कियाँ के। अब इसमें ट्रिक ये होता है कि जो एक फार्मूला होता है सिंपल सा, जो मेन होता है M1 D1 T1, ये मेन हो गया, डे हो गया, टाइम हो गया, अपॉन W1, और दूसरा जो फार्मूला होता है M2 T2 W2 अपॉन में, ठीक है। ये भी मेन, डे और टाइम, ठीक है, आदमी, समय और दिन, और ये नीचे में रहता है काम। तो इसमें सिंपल से हम देख लेते हैं, शुरू में क्या लिखा है, 6 लड़के व 2 लड़कियां 5 दिन में कर सकते हैं। तो 6 और 2 कितने हो गए 8, क्योंकि लड़के और लड़कियां दोनों बराबर हैं। तो 6 + 2 कितने आदमी हो गए 8 आदमी, कितने दिन में काम कर रहे हैं 5 दिन में। तो ये 8 आदमी 5 दिन में काम कर रहे हैं, कितने काम है 1 है, ठीक है। इसमें समय घंटे तो दिए नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिन दिया है डायरेक्ट। और दूसरा हमको पूछ रहा है 7 लड़के और 3 लड़कियाँ, 7 लड़के और 3 लड़कियाँ मिला के कितने हो गए 10, ठीक है। क्योंकि बॉयज़ इज इक्वल टू गर्ल्स है, मतलब लड़के और लड़कियाँ समान हैं, मतलब 7 और 3 को हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 10 हो गए, और इसमें जो बचा क्या निकालना है हमको, समय तो निकालना है ना, कितने दिन में कर सकते हैं। तो x मान लेते हैं उसको समय को, और ये 1 तो कटा देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 चौका 8, ठीक है। आप डायरेक्ट कराना सीखना चाहते हैं तो मैथ्स के ट्रिक में जाइए और देखिए, ठीक है। सिंपल सा तरीका होता है सॉल्व करने का। x बराबर इसका आ गया आंसर 4, तो इसका आंसर आ गया 4 दिन, ठीक है। मैथ्स के ट्रिक मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपके लिए खाली मैथ्स का कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, उसके लिए जो मेथड होते हैं उसको लाऊंगा, ठीक है। अभी लेकिन हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो इसी के हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 4 आया, तो काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे 4 दिनों में। तो 4A इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है P/Q इज इक्वल टू 7 है, तो P + Q P - Q का मान आपको निकालना है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, P/Q ऐसा दिया है ना, और 7 ऊपर में लिखा है, तो नीचे में कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, और आप x मान लेंगे उसको, ठीक है। x मानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप सॉल्यूशन करेंगे तो ये आसानी ज़्यादा है, ठीक है। तो P + Q दिया है, तो P + Q अपॉन में दिया है P - Q। P का जगह में हम क्या रख सकते हैं 7x रख सकते हैं, और Q की जगह में 1x रख सकते हैं। इधर भी 7x और 1x रख सकते हैं, 7 और 1 8x हो गया, ठीक है। और नीचे में क्या हो गया 7 - 1 यानी कि 6x हो गया। ऊपर ऊपर नीचे का कट जाएगा, ऊपर नीचे का, और 2 चौक 8 हो जाएगा, और 2 तिया 6 हो जाएगा।
4/3 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो सी इसका सही जवाब है 4/3, 4/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी तथा क्यू मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा टाइम इन वर्क का पी प्लस क्यू। देखिए पी प्लस क्यू मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में। ठीक है, और क्यू प्लस आर, क्यू प्लस जो आर है वो किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 6 दिन में। और दिया है पी प्लस आर, ये दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 4 दिन में। ठीक है, तो ये पूछ रहा है पी क्यू आर एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो ये टाइम एंड वर्क का जो है ना सबसे सिंपलेस्ट प्रश्नों में से एक है। ठीक है, फिर भी सॉल्व कर लेते हैं आसानी से इसको। देखिए सबसे पहले इस तरह से लिख लेते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं 12, 6 और 4 का। तो 12, 6 और 4 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो आएगा 24। ठीक है, क्योंकि 12 दूनी 24 होता है, 6 चौक 24 होता है, 4 छक्के 24 होता है। ठीक है, 12 दूनी 24 तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 6 चौक 24 तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, 4 छक्के 24 यानी कि 6 यहाँ पे आ जाएगा। टोटल हम जोड़ते हैं तो आ जाता है 6, 4, 10 और 2 12, 12 इसका टोटल कैपेसिटी आ गया। अब जो टोटल यहाँ पे क्षमता है 24, उसमें से अगर हम 12 को भाग दे देते हैं तो 12 दूनी 24, 2 दिन में ये सब मिलकर काम को पूरा कर सकते हैं, ये निकल जाएगा आपका। ठीक है, सिंपल से इनका जो कैपेसिटी है उनको जोड़ते हैं और जो टोटल क्षमता है उससे हम लोग भाग देते हैं इसका। ठीक है, मतलब जो टोटल काम है, सॉरी ये काम है, जो टोटल काम है उससे हम लोग उसकी क्षमता को भाग दे देते हैं तो हमारा जो दिन है वो निकल जाता है। इसका सही जवाब आ जाएगा 2 दिन। ए इसका सही जवाब है 2 दिन। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास ये आया था, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर व्यक्तिक कौशल में सम्मिलित है। तो ये जो है इंटरपर्सनल स्किल के बारे में पूछ रहा है। इंटरपर्सनल स्किल आदमी में क्या होता है, इस तरह से अंतर व्यक्तिक कौशल, ये हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है बट समझ में आ जाएगा आपको। इंटरपर्सनल स्किल क्या है? एक व्यक्ति के प्रश्न का सही उत्तर देने की योग्यता, ऐसा नहीं है। कोई भी आदमी जैसे सही उत्तर भी नहीं दे रहा है, उसको बोलने का तरीका पता है तो वो भी इंटरपर्सनल स्किल हो जाता है। तो इसमें जो है सही उत्तर देना ये जरूरी नहीं है। एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ प्रभावी वार्तालाप करने की योग्यता, हाँ एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के साथ किस तरह से वार्तालाप करता है ये हो सकता है। ठीक है, और देखते हैं व्यक्ति की सही तरीके से अपना कार्य से इससे मतलब नहीं रहता है। जो इंटरपर्सनल स्किल है वो वर्क पे कोई मतलब नहीं उसका। व्यक्ति के सम्मेलन में विचार प्रकट, जो सम्मेलन है बहुत बड़ा सभा हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है, वहाँ पे उसको जो विचार है वो प्रकट करने की क्षमता, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका सही जवाब जो हो गया बी हो गया, एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ प्रभावी वार्तालाप करने की योग्यता। अंग्रेजी में पढ़ूँ तो वन एबिलिटी टू इंटरेक्ट इफेक्टिवली विथ अदर पीपल। ठीक है, ये इंटरपर्सनल स्किल हो जाता है, मतलब दूसरे व्यक्ति से किस तरह से बात करता है अच्छे तरीके से, वो उसका अंतर व्यक्तिक कौशल यानी कि इंटरपर्सनल स्किल हो जाता है। अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो आया था इंटरपर्सनल स्किल से ही आया है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अंतर व्यक्तिक कौशल यानी इंटरपर्सनल स्किल को प्रभावित करने वाले हैं। तो क्या क्या प्रभावित कर सकता है? देखिए अनुभव प्रभावित कर सकता है, रूप रंग प्रभावित कर सकता है क्या? नहीं, तो रूप रंग तो बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें एपीजे अब्दुल कलाम का, तो उनका जो एकदम स्टाइल है उतना मॉडर्न ज़माने का नहीं था। ठीक है, फिर भी वो आज हमारे जो है मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो रूप रंग मायने नहीं रखता है। ठीक है, जैसे आप देखो साउथ में अगर हम देखें तो कई हीरो हैं जो रूप रंग ज़्यादा अच्छा नहीं है उनका, फिर भी वो जो है उनका इंटरपर्सनल स्किल अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है, लोगों के बीच में उनका विचार अच्छा है, तो रूप रंग मायने रखता है। अगर हम देखें परिवार के बारे में तो परिवार भी मायने रखता है। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल इसलिए परिवार मायने रखता है क्योंकि जैसा परिवार वैसी आपकी बोली हो जाती है। जैसे आप देखेंगे बिहार के जो लोग हैं उनके जो बोली में थोड़ा सा अवधी मिक्स रहता है। ठीक है, और दूसरी जगह का हिंदी और उनकी जगह में हिंदी में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। ठीक है, तो परिवार इफेक्ट करता है, मित्र इफेक्ट करते हैं, आपका सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है, फ्रेंड्स कैसे हैं, वो भी जो इंटरपर्सनल स्किल है उसको जो है इफेक्ट करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4 इसका सही हो जाएगा। 1, 3 और 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रूप रंग मायने नहीं रखता, आपका रूप कैसा है, रंग कैसा है, ये मायने नहीं रखता है। ठीक है, ये बस आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो आपका 44 यानी कि 44वें नंबर पे है। यदि आप राज्य के लोगों को सरकार के किसी कार्यक्रम के विषय में, ठीक है, बताना या जागरूक करना चाहते हैं तो सर्वाधिक उपयुक्त संप्रेषण निम्नलिखित में से कौन सा होगा? संप्रेषण यानी कि आपका अंग्रेजी में हम बात करें, ठीक है,
तो पर्टिकुलर प्रोग्राम देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन। ठीक है, संप्रेषण यानी क्या होता है, कम्युनिकेशन। ठीक है, सिंपल से अगर हिंदी में आप कंफ्यूज होते हो तो आप अंग्रेजी देख लिया करो। ठीक है, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन होता है। तो पहला दिख रहा है लघु समूह संप्रेषण, ऐसा नहीं है। हम लघु संप्रेषण करेंगे तो क्या होगा, मतलब छोटे जगह में, स्मॉल ग्रुप। ठीक है, द्विमार्गी संप्रेषण यानी टू वे, मतलब दो ही व्यक्तियों के बीच में हो रहा है। ठीक है, अशाब्दिक संप्रेषण नॉन वर्बल, अगर हम देखिए नॉन वर्बल यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे। ठीक है, अगर हम पब्लिक के बीच में बोल रहे हैं तो थोड़ा सा मास कम्युनिकेशन होना चाहिए, यानी कि जन संप्रेषण। मास कम्युनिकेशन क्या होता है, मास कम्युनिकेशन यानी कि होता है जो टीवी रेडियो हम के माध्यम से हम मास स्केल पे जो कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, वही होता है मास कम्युनिकेशन यानी जन संप्रेषण। ठीक है, तो ये लोगों को जागरूक करने का एक अच्छा माध्यम है। तो डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम देखते हैं तो अगर 45वां नंबर है, एक संगठन में अच्छे अंतर व्यक्ति कौशल से युक्त व्यक्तियों की आवश्यकता है क्योंकि। अब देखते हैं पीपल विद गुड इंटरपर्सनल स्किल क्यों आवश्यकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि जो क्या है संगठन में। ये अधिक उत्पादनकारी होते हैं, हाँ सही बात है। ये प्रोडक्टिव होते हैं, उत्पादनकारी। ये समस्याओं का समाधान खोजते हैं, सही बात है। इनमें कौशल है, स्किल है, तभी तो ये समस्याओं को खोज पाएंगे ना। ये अपने कार्य के प्रति धनात्मक अभिव्यक्ति रखते हैं। ठीक है, धनात्मक अभिवृत्ति रखते हैं, तभी तो उनका जो अच्छा है स्किल ना। तो इनमें से सभी इसका सही जवाब होगा, इनमें से सभी। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। अगला जो क्वेश्चन आया था वो है अंतर व्यक्तिक संप्रेषण में सम्मिलित है, कौन कौन सी सम्मिलित है। तो देखिए क्या क्या सम्मिलित है, देखते हैं। सक्रिय रूप से सुनना, ठीक है, लिसनिंग क्वालिटी इज द कम्युनिकेशन स्किल, यस लिसनिंग क्वालिटी है। प्रत्यानयन यानी परसुएशन, ये भी है। उपयुक्त भाषा का होना चाहिए, सुटेबल लैंग्वेज, ये भी होना चाहिए। और फीडबैक, ये भी होना चाहिए। तो उपयुक्त क्या होगा, 1 2 3 4 सही। तो मतलब फीडबैक अच्छा होना चाहिए, लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, परसुएशन अच्छा होना चाहिए, लिसनिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, सक्रिय रूप से सुनना, प्रत्यानयन, उपयुक्त भाषा व पृष्ठ पोषण, ये सारे चीज़ उनमें अच्छी होनी चाहिए, तभी वो अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया है इंटरेस्टिंग। ये 10वीं क्वेश्चन, जब 10वीं क्लास को पढ़ा रहा था ना, तो ये क्वेश्चन मैंने देखा था। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है CGPSC में। ठीक है, पाल के पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ बकरियाँ हैं। यदि जानवरों का जो कुल 43 सिर है और कुल 142 पैर है, तो पाल के पास कुल कितनी मुर्गियाँ हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखिए अब इसमें ट्रिक ये है कि मुर्गी का सर कितना होता है आपको पता होना चाहिए, और मुर्गी का पैर कितना होता है ये पता होना चाहिए। देखिए तो मुर्गी का सर पता है एक ही होता है, और मुर्गी का पैर कितना होता है 2, जबकि बकरी का सर एक होता है लेकिन पैर होते हैं 4। ये इसका खास ट्रिक है। तो देखिए मुर्गी को हम मान लेते हैं x, लेट सपोज x एक मुर्गियाँ हैं और y कितनी बकरियाँ हैं। तो सिर की बात करें तो दोनों का कितना है 43, तो दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि दोनों का सिर दिया है ना x + y करके 43, और 142 क्या दिया है, पैर दिया है। तो 142 पैर में मुर्गी की बात करें तो 2 पैर होते हैं, इसलिए 2x, और बकरी के कितने पैर होते हैं 4 पैर, इसलिए 4y, और इनका कुल वैल्यू कितना हो गया 142, 142। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन आ गया हमारे पास। तो देखिए सामने में 2 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसमें पूरे में, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं, सिंपल से तरीके से। और दूसरा भी तरीका है जिसमें शॉर्टकट में आपका 1 सेकेंड बना सकते हो यहीं पे, लेकिन मैं थोड़ा सा आराम से बता रहा हूँ इसको। 2x प्लस ये 2y हो जाएगा, तब 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर में, और 43 दूनी कितना हो जाएगा आपका 86, और यहाँ पे दूसरा इक्वेशन ऐसी है 4y है, ठीक है, बराबर 142। दोनों को हम माइनस कर लेते हैं एक दूसरे से, तो ये माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। 4 में से 2y गया तो कितना बचेगा -2y, और इधर माइनस है, तो 86 में से 142 गया तो 12 में से 6 गया, आपका 6 बचता है, हासिल में 1 आ जाता है, और 8 में से आपको 5 गया तो 3 बचता है, तो 106 कितना बचेगा, 14 में से पूरा 14 है ना, 14 में से 8 गया, 8 6 14, ठीक है, तो 56 बचेगा इसमें से, ठीक है। 56 इसलिए बचेगा क्योंकि एक हासिल है यहाँ पे, ठीक है, तो 56 हो गया ये माइनस में, क्योंकि माइनस चिन्ह बड़ा होना है, माइनस माइनस कर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 28 56, यानी y का वैल्यू 28 आ गया। अब इस वैल्यू को हम किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे,
तो हमारा जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है एक्स प्लस वाई बराबर 43 है, तो वाई की जगह हमें कितना रखा जाएगा 28। अब वाई जो है इधर जाके क्या हो जाता है माइनस हो जाता ना, तो एक्स बराबर 43 माइनस 28 सीधा। ठीक है, तो 43 में से 28 जाएगा, 13 में से 8 गया कि कितना बचेगा 8 5 13, ठीक है 15 बचेगा। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा 15। 15 इसका सही जवाब हो जाएगा। कितनी मुर्गियाँ हैं, तो 15 मुर्गियाँ हो जाएगी। ठीक है, 15 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका से अगर मैं बताऊँ इसका, तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व कर सकते थे। देखिए 2 इसकी जो पैर है और 4 इसकी क्या है पैर है, बकरी और मुर्गी की, और इसका जो टोटल नंबर है 142 है। एक ही इक्वेशन में सॉल्व करना है। तो दूसरा है एक्स प्लस वाई बराबर 43। इस तरह से डायरेक्ट आप माइनस करना चाहते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं आप डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ से डायरेक्टली y का वैल्यू आपको मिल जाता है 28। 28 को इसमें फिर से रख देते तो x का वैल्यू निकल जाता है आपका 15। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन आया था, दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और फिर जवाब देना था। तो कुछ नहीं, इसमें पहला जो प्रश्न पूछा था 7 दिनों में मिनटों की संख्या, 7 दिनों में मिनटों की संख्या कितनी होती है। देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 7 दिन और मिनट निकालना है हमारा, तो एक दिन में कितने हैं, तो 24 घंटे गुणा 60 इस तरह से। और दूसरा दिया है 60 सप्ताहों में घंटों की संख्या, 60 सप्ताह हो गए। ठीक है, में घंटे कितने होंगे 60 सप्ताह में। ठीक है, 60 सप्ताह में कितने दिन हो गए, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, और 60 सप्ताह इसलिए 7 का गुणा हो जाएगा वहाँ पे, और 60 का, और साथ में घंटे बस पूछ रहे थे, 24 का गुणा हो जाएगा। सिर्फ घंटे पूछ रहा है। अब दोनों की जो मात्रा है उसको पूछ रहा है, इकाई वाइज नहीं पूछ रहा है, सिर्फ मात्रा पूछ रहा है। देखिए तो पहले ऊपर नीचे को हम कटा के देख लेते हैं। ये देखिए 24 से 24 कर गया, 7 से 60 कर गया, 60 से 60, 7 से 60 और 60 से 60 दोनों कर गया। अब देखते हैं, पहला बोला है एक ही मात्रा। ठीक है, जो 1 है फर्स्ट की मात्रा दूसरे की मात्रा से अधिक है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों की मात्रा क्या है, बराबर है। 2 की मात्रा 1 की मात्रा से अधिक है, ये भी नहीं है। दोनों की मात्राएं बराबर है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें मात्रा पूछा है। ठीक है, तो ऊपर नीचे दोनों कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, कुछ नहीं। ठीक है, इसलिए दोनों की मात्राएं क्या होगी, बराबर हो गई, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 49वें नंबर में, ऐसे कितने एम हैं जिनके पूर्ववर्ती में एम है और अनुवर्ती में एन है। कहने का मतलब है कि जो जिनके पूर्व में यानी पहले में एम है और अनुवर्ती यानी कि बाद में एन है। तो देखिए एम को हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा यहाँ पे एम, दूसरा एम आपको यहाँ पे मिल रहा है, और तीसरा एम आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, जिनके बाद में एम है। ठीक है, इसके बाद में एम है, उससे पहले में क्या है, एन है। इसके बाद में एम है और इसके पहले में एन है, यहाँ भी मिल गया, और यहाँ पे तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे है फिर से एम, यानी कि 1 2 और ये 3 जगह पे ऐसा मिल रहा है हमको जो इस कंडीशन को पूरा कर रहा है, यानी कि 20 का सही जवाब है। 3 जगह ऐसा है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। 50वां नंबर में आ गए हम लोग। 5 सतत विषम संख्याएं ABCD दिया है और इसका औसत जो है एवरेज 41 है। ए और ई का गुणनफल निकालना है। तो देखिए इसमें विषम संख्या दिया है, तो वो एग्जामिनर बहुत ही सोच समझ के दिया। देखिए क्योंकि विषम संख्या में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है लोगों को। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, विषम संख्या बनाना है ना, 2x + 1 आप लिख लीजिए। ठीक है, और इसमें कॉन्जिक्यूटिव बोला है, यानी कि आपका सतत बोला है। ठीक है, तो सतत में क्या करते हैं हम लोग, जो पहली संख्या उसको 2x + 1 मान लेंगे, दूसरी संख्या को 2x + 2 मान लेंगे, तीसरी संख्या को 2x + 3 मान लेंगे, चौथी संख्या को 2x + 3 के बाद क्या आएगा 5, और 2x + आपका आ जाएगा 5 के बाद 7। इस तरह से मान सकते हैं। तो कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लेकिन 2 तो भैया सम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1 के बाद 3 लेना था, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 लेना था, 7 के बाद 9। ठीक है, इस तरह से हो गया। और टोटल कितनी संख्याएं हैं 5, तो सबको जोड़ने के बाद डिवाइड बाय 5 कर देना है, बराबर क्या कर देना है 41। क्योंकि जो औसत का फार्मूला क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का आपने योग किया, बटे में क्या है आपका संख्या कितना है 5 है,
और उसका औसत कितना दिया था 41। तो यहाँ सॉल्व करते हैं तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, 2x करके 10x हो जाएगा। 10x ये हो गया, प्लस इसको जोड़ेंगे हम 1 3 5 7 और 9 को, तो ये 25 हो रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल से तरीके से। और डिवाइड में कितना है, 5 है, 41 है। इधर सॉल्व कर लेते हैं तो 41 पंचे कितना हो जाएगा, 41 पंचे हो जाएगा 205, और ये 10x है यहाँ पे प्लस 25 है। 25 को उधर माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा, अगर हम इसमें से 25 माइनस करेंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 205 में 25 माइनस कर रहा है तो 180 तो डायरेक्ट दिख रहा है ना। ये शून्य से शून्य कट गया तो x का मान कितना आ गया, 18 आ गया। सिंपल तरीके से, इसमें कोई रटने वाला बात नहीं, ये ट्रिक की बात होती है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो x की वैल्यू जो है 18 आ गई, x की वैल्यू 18 आ गई, उसको आप यहाँ पे रख दोगे सिंपल से तरीके से। जब आप रखोगे और गुणा करोगे, देखिए इसको किसको बोला है, a और e का वैल्यू। जो a का वैल्यू क्या है, 2x प्लस 1 है, e का वैल्यू 2x प्लस 9 है। तो 2x प्लस 1 को अगर हम सॉल्व करें तो 2 गुणा 18 प्लस 1 यानी कि 18 दूनी 36, 1 37 आ गया। a का वैल्यू कितना आ गया, 37, ये a का वैल्यू है। b का वैल्यू उसी तरह से हम सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 9 है तो 2 यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2x प्लस 9, तो 2 गुणा 18 प्लस 9, इस तरह से 18 दूनी कितना हो गया, 36, 36 और 4 40 5 45। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना हो गया, 45। अब दोनों को गुणा कर लेते हैं, 37 और 45 को। अगर हम 37 और 45 को गुणा करें तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 5 7 35, आखिरी में जो 5 आएगा वो वाला, यानी कि ये सी इसका सही जवाब हो जाएगा 1665। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आप इकाई अंक से भी देख सकते हो, 7 5 35, आखिरी में 5 आना चाहिए, बाकी तो कुछ नहीं है ना, इसी वजह में 5, तो आपका आंसर 1665 आएगा, इज़ द करेक्ट आंसर। शॉर्ट ट्रिक का कोई इसमें नहीं है, शॉर्ट ट्रिक नहीं होता इसमें। ठीक है, आप इसी तरह से इसको सॉल्व करें बहुत ही सिंपल तरीके से। विषम संख्या लिया है तो 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, 2x प्लस 5 इस तरह से होगा। अगर सम बोलता तो आप डायरेक्टली लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, x प्लस 2, x प्लस इस तरह से लिख सकते थे, या डायरेक्टली आप लिख सकते थे 2x 4x इस तरह से। ठीक है, यदि किसी स्कूल में 60% छात्र बालक हैं तथा छात्राओं की संख्या 812 है, तब बालकों की संख्या क्या होगी। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से परसेंटेज का प्रॉब्लम है। यदि स्कूल में जो है 60% छात्र यानी बालक हैं तो कितनी बालिका होगी, बालिका कितनी होगी भैया, बालिका 60% छात्र हैं तो बालक है जो कि, तो 40% बच गए, तो 40% बालिका हो जाएगी। छात्राओं की संख्या 812 है, तब बालकों की संख्या क्या होगी। जो छात्रा हैं, छात्राओं की संख्या 812 है, जो 40% है ना वो 812 है। ठीक है, तो बालक छात्र है उसकी संख्या हमको बताना है। बालक हमारे पास है 60%, बालक है 60%, बालिका है, छात्राओं की संख्या 812 है। किसी x का जो 40% है वो कितना है, 40% यानी 40/100, यहाँ पे आपको दिख रहा है वो कितना है, 812 है। ठीक है, छात्राओं की संख्या सॉल्व कर लेते हैं। इधर 4 एकम 4 और ठीक है 4 एकम 4 हो जाएगा, इधर से 0 4 दिए 12। ठीक है, तो 103 चौक 812 हो जाएगा, और 10 का गुणा हो जाएगा इधर से। ठीक है, तो आपका आंसर कितना है, x का वैल्यू कितना आ रहा है, 1030 इस तरह से 1030 आ रहा है, जो कि क्या है आपका टोटल वैल्यू है। और टोटल वैल्यू का जो है 60% आपको निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो कटाया ना वो यहाँ पे 2 है, 2, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है ना, तो 2030 आएगा। 2030 टोटल नंबर ऑफ 100% 2030 है। जब 100% 2030 है, 2030 का 60% आप यहाँ से निकाल सकते हो, क्योंकि बालक हमारा 60% दिया है ना, तो ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 203 छक्के कितना हो जाएगा, 6 × 18 की 8 हासिल में 1 और 1 का 1 और 6 दूनी 12, तो 1218 इसका सही आंसर होगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, परसेंटेज बेसिस था। अगर 60% छात्र है तो 40% छात्राएं होंगी, 40% जो कि 812 है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, टोटल वैल्यू 2030 आ गया। 2030 का 60% आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 60/100 करके, तो 1218 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उसके पास 1 वर्ष का बच्चा है
अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है। ठीक है, तो इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा, देखते हैं सॉल्व करके। शादी के समय जो है एक औरत और उसके पति की औसत आयु जो है 23 वर्ष थी। जो ये हस्बैंड हो गया और ये वाइफ है, दोनों की औसत आयु कितनी है, 23 वर्ष थी। औसत निकालते हैं तो ये दो लोग हैं ना, तो डिवाइड बाई 2 हो जाता है। तो हस्बैंड प्लस वाइफ अभी कितने हैं, 23 दूनी 46 वर्ष के। अब 5 वर्ष बाद भैया हस्बैंड का जो आयु है 5 वर्ष बढ़ेगा, वाइफ का भी आयु 5 वर्ष बढ़ेगा। कितने वर्ष बढ़ जाएगा, 10 वर्ष। तो इसमें कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा। अब कितना होगा, 46 10 56 वर्ष हो जाएगा। अब उसके बाद जो 1 वर्ष का बच्चा हो जाता है, तो 56 और 1 कितना हो जाएगा, 57, 57 वर्ष हो जाएगा। अब औसत निकालना है तीनों का। अब 3 व्यक्ति हो गए क्योंकि एक बच्चा भी आ गया, तो 3 का औसत निकालना है ना, तो डिवाइड बाई 3 करते हैं। ठीक है, 57 में हम 3 का भाग दे देंगे तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 दिया 57, तो 19 वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से ये इसका सही जवाब है। अगला जो क्वेश्चन है ये है, वह संख्या जिसका 12.5% यानी 12.5% और 175.5, इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। वह पूछा है वह संख्या जिसका 12.5% 175 है, क्या होगा ऐसे करके। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले वो संख्या मानो तो x है, x का 12.5% इस तरह से लिखते हैं, 12.5% बराबर 175.5 इस तरह से दिया हुआ है। 12.5% को भी हम क्या लिख सकते हैं, 12 दूनी 24 से 25 लिख सकते हैं ना, 25/2। और प्रतिशत है ना, प्रतिशत को क्या लिख सकते हैं, 1/100। और 175 दूनी कितना होता है, 350। 350 से 1 ऊपर में है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, 351 बट्टे में क्या हो जाएगा, 2। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, 2 से 2 कट गया नीचे नीचे का, और ये 25 से कम 25, 25 चौक 100 हो गया। ठीक है, तो x का मान नीचे में जो है ना ऊपर में गुणा हो जाएगा, यानी कि 351 में गुणा हो जाएगा 4 का। ठीक है, तो 4 एक कम 4, 4 पंचे 20 के 0, हासिल में 2, और 4 3 12 और 2 14, 1404 इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से, कुछ नहीं करना है, माना कि वो संख्या x से मान लेना है, उसका 12.5% यानी कि 12 दूनी 24 एक 25 बटे आपका 2 हो गया नीचे में। ठीक है, और प्रतिशत है इसलिए 1/100 बराबर 175.5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 175 दूनी प्लस 1 हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे किया है। तो 351/2 हो जाएगा, कट जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा। 4 का ऊपर में गुणा हो जाएगा, क्योंकि नीचे का ऊपर में गुणा होता है, ऊपर का नीचे में गुणा होता है, इसको आप याद रखना। और नीचे नीचे में तो कटेगा, याद रखना। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से 1404 इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ए इसका सही जवाब है। अगला दिया है, ये भी प्रतिशत से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें जो आया है, ये आया है कि 8400 का 32% और 760 का 15% का मान कितना है। तो ये देखिए 8400 है, उसका 32%, तो 32/100 प्लस 760 गुणा 15/100, क्योंकि इसका 15% है। तो देखिए शून्य का शून्य जो है कट जाएगा नीचे नीचे, और यहाँ से भी एक शून्य कट जाएगा। ठीक है, और सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या आएगा देखते हैं, 3 पंचे, ठीक है, 5 तिया 15 इस तरह से होगा, 5 दूनी 10 हो गया, 2 से फिर से कटा देंगे, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, ये 38 आ गया। इधर कितना आ गया, 38 आ गया। इधर कितना आ गया, 32 गुणा 84, 32 गुणा 84 या 84 गुणा 32 एक ही मतलब है। तो 32 गुणा 84 हम लोग कर सकते हैं, या 84 गुणा 32 यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, 2 चौक 8, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 32 चौक सीधा आप पढ़े, 32 चौक होता है 128 की 8, हासिल में आपका 12 हो गया। ठीक है, और 32 अट्ठे हो जाएगा आपका 128 दूनी 256, 256 में आप जब 12 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 6 2 8 5 1 6 2, तो 2 6 8 यानी कि 2688 ये आ गया। और यहाँ पे हमको कितना जोड़ना है, 38, 2688 में 38 आप जोड़ देंगे तो 8 8 16 की 6, हासिल में 1, 8 1 9 10 11 12, 12 की 2, हासिल में 1, 2726, 2726 इसका सही जवाब हो रहा है। लेकिन 8 8 16 की 6 कैसे हो गया, एक मिस्टेक हुई यहाँ पे, जो 3 है वो छूट गया था, 3 यहाँ पे छूटा है। 38 दिया क्या हो जाएगा, 38 गुणा 3 कर लेते हैं यहाँ पे, तो 3 अट्ठे 24 की 4, हासिल में 2,
ठीक है, और 3 3 9 और 2 11, 114 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 114 आएगा क्योंकि यहाँ पे 3 छूट गया था ना, 38 बस को हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पे 38 ना होकर ये जो हो जाएगा आपका 114। ठीक है, 114 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 1 1 4, तो 8 4 12 की 2 हासिल में 1, 8 2 10 की 0 हासिल में 1, और 6 2 8 और ये 2, 28 से 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, ये डी वाला। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होता है। ठीक है, यहाँ पे भूल गए थे हम लोग 3 को, तो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो आया है, दो राशियाँ 8:9 के अनुपात में हैं, यदि उनमें पहली 24 है तो दूसरी राशि क्या है। ठीक है, तो अनुपात वाला जो क्वेश्चन है उसमें x मान लीजिए, तो बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगा। ठीक है, दो राशि है जिसमें से उनमें से पहली राशि जो है 24 है और दूसरी राशि क्या है उसको हमको बताना है। तो ठीक है, दो राशि है, मान लो तो देखिए इसमें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तो ये हमारा 8:9 में है, अनुपात यानी बटे में होता है, और पहली जो राशि है वो 24 है, तो दूसरी राशि को हम लोग मान लेते हैं x है। ठीक है, त्रिया गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा 9 गुणा 24, 8 एकम 8, 8 तिया 24, ऊपर का ऊपर कट जाता है। ठीक है, और x बराबर हो गया 9 तिया 27, 27 इसका सही जवाब हो जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। ये जो है नीचे में जाता है, नीचे में 8 एकम 8 तिया 24, 3 बार में कटा ना, 9 तिया 27। ठीक है, तो इसका सही जवाब है A 27। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आया था हमारे पास, किसी संख्या का 2 गुना से 15 कम 25 के बराबर है। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए बहुत ही सिंपल सा है। कोई संख्या है, तो कोई संख्या मान लो x है, x से 2 गुना यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, उससे 15 कम, तो 15 को कम कर देंगे, किसके बराबर है 25 के बराबर है, तो वह संख्या क्या होगी 25 के बराबर बोल दिया, तो 25 को बराबर में रख देंगे इस तरह से, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो 2x बराबर 15 उधर जाएगा तो 25 के साथ जुड़ेगा, क्योंकि माइनस वाला उधर जाके क्या होता है प्लस होता है बराबर की उस साइड में। तो 15 और 25 कितना हो गया हमारे पास 40 हो गया। ठीक है, 40, 2 से आप 40 को घटा दोगे तो कितना आएगा 20, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 20, तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या हो जाएगी 20। ए इसका सही जवाब हो जाएगा 20। 56 के बाद हम 57वां नंबर वाला देखते हैं। प्रश्न हमारा ये है, यदि n और p दो विषम संख्याएं तो निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सम होगी। ठीक है, तो इसको आप देखते हैं, n और p जो दो विषम संख्याएं हैं, तो इनमें से कौन सी संख्या जो है आपकी सम होगी। तो n और p मान लो विषम संख्याएं हैं, तो उसको रख के देखते हैं। जैसे विषम संख्या मतलब हम लोग रख के देखते हैं 1 और 3 को, तो 1 और 3 का दोनों में एक साथ है तो गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 ही आ रहा है, विषम ही आ रहा है, लेकिन हमको तो सम लाना है ना। तो विषम संख्याओं का जो गुणा है ना वो हमेशा विषम आता है, और विषम संख्याओं का जोड़ जो है हमेशा 1 और 3 को हम जोड़ते हैं हमेशा, तो क्या होता है सम संख्या आता है। ठीक है, सम यानी कि 4 यहाँ पे आया भी, तो ये जो आंसर होगा वो हमेशा सच होगा। ऐसा कौन सा में आ सकता है, देखिए n और p दोनों विषम संख्या है, तो विषम संख्या हम रख के देखेंगे तो 5 और 7 रख के देखते हैं हमेशा, तो ये भी सम आ रहा है। 7 और 9 के रख के देखते हैं तो ये भी क्या आ रहा है 7 9 16, ये भी सम आ रहा है। ठीक है, 5 और 11 को रख के देखते हैं तो ये भी आ रहा है, 11 5 16, ये भी सम आ रहा है। तो इसका मतलब जो आंसर बी है ना वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, बी में आंसर आ गया हमारा, तो और देखने की जरूरत नहीं है। n प्लस पी इसका सही जवाब है, क्योंकि विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होती है। ठीक है, अंग्रेजी में बोलूँ तो ऑड नंबर्स एडिशन ऑलवेज बी इवन नंबर। ठीक है, ऑलवेज विल बी इवन नंबर। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, यदि a गुणा b का अर्थ a b के दक्षिण में है। ठीक है, ये जो है अब डायरेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया है। ठीक है, तो सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, थोड़ा सा प्रश्न इधर उधर हो गया था। a गुणा b का अर्थ है a b के दक्षिण में, तो सबसे पहले हम डायरेक्शन बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गया हमारा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, सिंपल से। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है a गुणा b का अर्थ है a b के दक्षिण में है। ठीक है, और a प्लस b का अर्थ है a b के उत्तर में है, a भागित b का अर्थ है a b के पूरब में है।
और ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है। ठीक है, तो इसको हमको ये बताना है ये क्या होगा करके। ठीक है, तो हमने डायरेक्शन बना लिया है, उसी के अनुसार जमाते हैं। P भागित Q, P भागित Q यानी कि भाग वाला देखते हैं हम लोग कहाँ पे है, ये वाला। A भागित B का अर्थ है A B के पूरब में है। उसी तरह से P Q के किस में होगा, इसमें अगर भाग का चिन्ह लगा है तो P Q के पूरब में है। P किसके पूरब में है, Q के, या Q मान लेते हैं। Q के पूरब में कौन है, P है इधर इस साइड में। Q के पूरब में P हो जाएगा, क्योंकि P भागित Q का अर्थ है P Q के पूरब में है। ठीक है, उसी तरह Q प्लस R, प्लस का मतलब होता है यहाँ पे A B के उत्तर में है। ठीक है, तो उसी तरह से Q R के उत्तर में है। Q किसके उत्तर में है, R के उत्तर में है। ये P है, ठीक है P, और Q किसको बोल रहा है, Q R के उत्तर में है ना, तो Q जो है R के उत्तर में है। R कहाँ पे हो जाएगा, ये इधर R के उत्तर में क्या हो जाएगा, Q R के उत्तर में हो गया। उसके बाद R माइनस एस, R माइनस एस का अर्थ होता है जो R है वो S के पश्चिम में है। R जो है S के पश्चिम में है, R जो है S के पश्चिम, S किस तरफ बनेगा फिर, S के पश्चिम में। ठीक है, R जो है S के पश्चिम में है, तो S आपका इधर बन जाएगा। R जो है S के पश्चिम में है इधर। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन हमको मिल गया। अब ये पूछ रहा है एस क्यू के सापेक्ष किस दिशा में है, एस जो है क्यू के सापेक्ष किस दिशा में है, तो एस जो है इस दिशा में है। देखिए इस दिशा में, यानी कि आपका है पूर्व और दक्षिण, पूर्व और दक्षिण की दिशा में है। ठीक है, इधर दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पूर्व। ठीक है, दक्षिण और पूर्व, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हमारा ए, दक्षिण और पूर्व। ये देखिए क्यों से एस का पोजीशन पूछ रहा है, तो क्यों से हम इधर जाएंगे ना, तो देखिए इधर पूर्व है और इधर क्या है, दक्षिण है, तो दक्षिण और पूर्व इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्शन से रिलेटेड प्रश्न आते ही है। प्लस का अर्थ भागित है, भागित का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ गुणा है। तो हमको ये सिंपल सा बॉडमास रूल का यूज़ करना था यहाँ पे। 16 भागित 12, तो 16 भाग का अर्थ क्या बोला है यहाँ पे, भाग का अर्थ गुणा है, तो भाग को हम क्या लिखेंगे, गुणा लिखेंगे 12। प्लस का अर्थ क्या बोला है यहाँ पे, जो प्लस का अर्थ है वो भाग बोला है, तो भाग लिख लेंगे यहाँ पे 4। माइनस का अर्थ क्या बोला है यहाँ पे, माइनस का अर्थ बोला है माइनस का अर्थ ये है, माइनस का अर्थ क्या है, प्लस है, माइनस का अर्थ प्लस है। 4 के बाद माइनस का अर्थ प्लस हो गया। ठीक है, और फिर बोला है 6 यहाँ पे लिखेंगे। गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ यहाँ पे है, गुणा का अर्थ माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। बराबर कितना होगा हमको निकालना है। सबसे पहले हम भाग करते हैं। देखिए तो भाग का निशान यहाँ पे है, 4 एकम 4, 4 तिया 12। ठीक है, उसके बाद गुणा करते हैं तो 16 एकम 16 में 32, 16 तिया 48। ठीक है, प्लस, फिर प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं, तो 8 6 14 की 4 हासिल में यहाँ पे 54 आ गया। ठीक है, 54 में से 8 गया। ठीक है, 6 और यहाँ पे 4, 46। तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास 46, इसका सही जवाब हो जाएगा 46। बहुत ही सिंपल तरीके से बॉडमास रूल में क्या होता है, पहले ब्रैकेट हटाते हैं, फिर उसका का हटाते हैं यानी ऑफ हटाते हैं। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है बॉडमास। ठीक है, कई बार लिखा रहता है ना इसका, इसके साथ, तो वो वाला का यहाँ पे उसका मतलब होता है, हिंदी में वो काम होता है। ठीक है, ज़्यादातर, या फिर अंग्रेजी में ऑफ लिखा रहता है। ठीक है, ए बी का मित्र है। जो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ए बी का मित्र है तथा बी सी का मित्र है, ए सी का मित्र है। ठीक है, निष्कर्ष हमको निकालना है। ए बी का मित्र है, ए और बी ये दोनों मित्र हैं, ए बी का मित्र है तथा बी सी का मित्र है। जो बी जो है ना किसका मित्र है, सी का मित्र है। इस तरह से हो गया। अब ए और सी मित्र है क्या, ए और सी मित्र है या नहीं है उसको बताना है। जरूरी नहीं है भैया जो मेरा दोस्त है वो मेरे दोस्त का दोस्त हो। ठीक है, तो ये जो है सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। थोड़ा सा सोचिए, सोचने पर ये पता चल रहा है कि सत्य भी हो सकता है, असत्य है, यानी कि आप उस चीज़ में क्या है, अनिश्चित हैं। तो इसका जो आंसर हो गया अनिश्चित हो गया। ठीक है,
इसका आंसर क्या होगा, अनिश्चित है, क्योंकि हम ऐसा नहीं बता सकते कि इसका दोस्त ही रहेगा, ये पक्का नहीं है ना, कंफर्म नहीं है, इसलिए ये अनिश्चित होगा, न सत्य न असत्य। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये है, एक परीक्षा में सुधीर का स्थान ऊपर से 14वां है तथा पंकज का स्थान नीचे से 18वां है। यदि सुधीर का स्थान नीचे से 26वां है, ऊपर से पंकज का स्थान क्या है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका ये होता है, जो सुधीर है ना उसके स्थान ऊपर से आप 14वां लिख लो इस तरह से। ठीक है, ये पंक्ति है मान लो, ऊपर से जो सुधीर है ना वो कौन से स्थान पर बैठा है, 14वें नंबर पर बैठा है, ये कौन है, सुधीर। ठीक है, अब इसका स्थान देख लेते हैं, और नीचे से कौन से नंबर पे है, सुधीर को देखते हैं पहले। नीचे से 26वां है, जो 14वां नंबर पे सुधीर बैठा है वो नीचे से 26वां है, ऊपर से 14वें नंबर पे है, नीचे से 26वें नंबर पे है। ठीक है, सुधीर, और पंकज जो है नीचे से 18वां है, पंकज जो है नीचे से कौन सा नंबर है, 18वां, पंकज है। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे ये नीचे से। अब ये सिंपल सा एक फार्मूला होता है जिसमें हम अगर एक जगह का स्थान पता हो, ठीक है, मतलब एक जगह का जो व्यक्ति बैठा है उसका दोनों स्थान पता हो, ऊपर से और नीचे से, ठीक है, तो उसका जो है कुल जो उस पंक्ति में जो बैठे हैं इंसान, उसकी जो है संख्या निकाली जा सकती है। तो हमको सुधीर का पता है, सुधीर का जो है नीचे से 26वां स्थान है और ऊपर से 14वां स्थान है, दोनों को जोड़ देते हैं, -1 कर देते हैं। ठीक है, तो 26 और 14 हो जाएगा 40, 40 में से 1 किया 39, तो टोटल जो व्यक्ति हो गया ना पूरे पंक्ति में 39 हो गए। अब नीचे से जो 18वां है व्यक्ति, ठीक है, 18वां, ठीक है, उसको इसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस करने पर हमारा कितना आता है, देखिए माइनस करने पर 21 आ गया। अब 21 आने पर +1 करना पड़ेगा, +1 इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो ये 18वां है, ठीक है, जब गिनते हैं हम लोग गिनती करते हैं ऊपर से नीचे और नीचे से, तो उसमें हम माइनस किए थे। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस किए थे। ठीक है, जब सेम पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं तो माइनस किए थे, उसमें आप प्लस करेंगे, तो 22वां इसका जो सही जवाब होगा 22वां होगा। ठीक है, ऐसे में आप पंक्ति बना के उसको एक एक तो सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत समय लगेगा। इसमें आप शॉर्ट कट में बताएँ उसमें -1 करना पड़ता है। अब जब कैलकुलेट कर लेते हैं लास्ट में क्या है, जब उस व्यक्ति का दूसरा व्यक्ति का पूछा जाता है तो उसमें +1 करना पड़ता है, तो 22वां इसका सही जवाब होगा। और दूसरे तरीके से आप बनाना चाहते हैं तो इस एक पंक्ति बनाना पड़ेगा, उसमें लाइन खींचना पड़ेगा 1 2 3 4 ऐसे, और ये 14 लाइन इधर से खींचना पड़ेगा, फिर नीचे से 18 लाइन खींचना पड़ेगा, फिर लंबा चौड़ा बनेगा उसमें से। तो आपको वो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, जो ट्रिक है वो आप याद रखें। जैसे दाएँ से बायाँ बोलते हैं ना, अगर एक व्यक्ति का आपको पता है दायाँ से बायाँ से दोनों का, तो दोनों को जोड़ के आपको एक माइनस करना पड़ता है। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट -1 ये फार्मूला ही होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, ये फार्मूला काम आता है। ठीक है, उसी तरह अगर किसी व्यक्ति का जो है स्थान, एक स्थान दिए दूसरे को निकालना है, जो कुल जो जनसंख्या है, कुल जो आया, कुल जो पंक्ति में आदमी है उसमें से उस व्यक्ति को माइनस करोगे, उस व्यक्ति का जो पोजीशन है उसको, उसके बाद क्या कर दोगे, +1 कर दोगे। तो इस तरह से इसका जो आंसर है बी आएगा 22वां। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा ये। 24 घंटे में 15 मिनट आगे हो जाती है, इसे दोपहर 12 बजे सही किया गया। ठीक है, एक घड़ी है, 24 घंटे में 15 मिनट आगे हो जाती है, इसे दोपहर 12 बजे सेट किया गया है, और तो 4 AM पर घड़ी कितना समय होगा घड़ी में। ठीक है, तो 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, ठीक है, 12 PM से लेकर 12 AM तक, ठीक है, कितना हो जाएगा भैया। ठीक है, 12 AM है, AM से लेकर 12 PM तक, ये हमारा जो हो जाएगा वो होगा कितना घंटा, 12 घंटा। ठीक है, 12 से 12 12 घंटा, प्लस 12 से 4 बजे तक 4 AM तक कितना घंटा हो जाएगा, AM की बात करें तो। ठीक है, रात को PM होता है। ठीक है, तो PM और ये AM, तो 4 AM तक कितना होगा, 4 घंटा, तो 12 4 16 घंटा का समय तक घड़ी चलता है। ठीक है, और 24 घंटे में कितना, 15 मिनट खिसक जाता है, तो 16 घंटे में कितना खिसकेगा। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, 24 घंटे में 15 मिनट खिसकता है, तो 16 घंटे में कितना मिनट खिसकेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं बट्टे में करके, इसको x मान लेते हैं, x मिनट खिसकेगा, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 छक्के 24, 2 और ये 3, 3 पंचे कट जाएगा ये। ठीक है, 5 दूनी 10, तो x का माना कि 10 मिनट खिसकेगा। ठीक है, सिंपल से तरीके से।
तो 4 बजकर कितना मिनट हो जाएगा, 10 मिनट। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा 4 बजकर 10 मिनट। सिंपल सा तरीका है, 24 घंटे में 15 मिनट खींच सकता है, तो 16 घंटा चला तो 15 से कम ही मिनट खींचेगा ना, 10। इस तरह से आप जो है लॉजिक लगा भी सकते हैं, ठीक है। और कैसे 63वें क्वेश्चन पे ये आया था, नीचे दी गई जो अक्षर आकृति है ना, उसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, ये पूछा है। तो बहुत ही सिंपल सा सीरीज दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए अगर हम सॉल्व करें ई के बाद क्या आता है एफ के बाद क्या आता है जी, और बीच में गैप है, यहाँ पे सी आ गया, डी आ गया, तो उससे पहले क्या आएगा, सी और डी से पहले तो बी आएगा, बी सी डी ई एफ जी, इस तरह से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। बहुत ही सिंपल सा आएगा, बी सी डी ई एफ जी, इस तरह से। तो ये सीरीज वाला जो प्रॉब्लम होता है ना, बहुत ही सिंपल सा कई बार देते हैं, ठीक है, तो उसको आपको बनाना पड़ता है। देखिए जो 64 नंबर है उस पर भी क्वेश्चन मार्क दिया है, आपको ये भी बनाना है, ठीक है। तो इसमें है इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसका सिंपल सा तरीका है, इसको पहले आप नंबरिंग कर ले। अगर ऐसा क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं हो रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसको सबसे पहले नंबर कर लें। आई को हम अगर गिने तो आई जो है 9वें नंबर पे पड़ता है, डी को गिने तो 4थे नंबर पे पड़ता है, वाई को गिने अगर तो वो जो है हमारा 25वें नंबर पे पड़ता है, ठीक है। 26वें नंबर पे जेड है। टी को अगर गिने तो 20 नंबर पे पड़ता है, ओ को गिने तो ओ हमारा पड़ता है 15वें नंबर पे। देखिए तो सिंपल सा देखिए, दूसरे में से कितना घटा है तो दूसरा मतलब पहले में से कितना घटा है तो दूसरा नंबर आया। देखिए तो 9 में से 5 घटा है तो 4 आया है, उसी तरह से 25 में से 5 घटा है तो 20 आया है, और उसी तरह से क्या होगा 15 में से 5 घटेगा तो ये 10 आना चाहिए। 10 को क्या बोलते हैं भैया, जे बोलते हैं, ठीक है, जे 10, जे इज इक्वल टू कितना होता है 10। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी होगा, या क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा जे। इस तरह से लॉजिक बनता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। इसमें से 5 घटाए, आई से 5 पहले जाओगे तो डी आता है, वाई से 5 पहले जाओगे तो टी आता है, उसी तरह से ओ से 5 पहले जाओगे तो आपका जे मिल जाएगा। ए बी सी डी लिख के आप उसको बना सकते हैं सरल तरीके से, या नंबरिंग करके आप बना सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है नंबरिंग फॉलो करते हैं क्योंकि वो आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे ए का 1 बी का 2 इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है, उससे आसानी से बन जाता है ना। 65वें नंबर पे क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क दिया है, उसके स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, ये भी सीरीज से चल रहा है, ठीक। तो नीचे दी गई जो श्रृंखला है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप देखिए सिंपल से तरीके से, ये देखिए जे के बाद क्या है, जे को हम लिख लेते हैं, इधर से पीछे से लिखना चालू करूँ, ठीक है, जे के एल एम, ठीक है। तो के 2 गैप है यहाँ पे, ठीक है, जे के बाद के एल गैप है, उसके बाद एम आया है, एम के बाद एन गैप है, उसके बाद सीधा ओ आ गया है, ओ के बाद पी क्यू गैप है, उसके बाद आर आ गया है, आर के बाद एस गैप है, टी आ गया है, ठीक है, एस गैप है, टी आ गया है, यू वी, उसके बाद डब्ल्यू आ गया है, यू वी गैप है, डब्ल्यू आ गया है, डब्ल्यू के बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। अब इससे पहले वाला हमको पूछा है जे से पहले, ठीक है। अब देखिए 1 के बाद 2 है गैप, फिर से 1 गैप है, फिर से 2 गैप है, ठीक है। तो अभी इससे पहले क्या है, यहाँ पे 2 गैप हुआ है ना, जे के बाद के एल, तो इससे पहले क्या होगा, 1 गैप होगा, आई गैप हो जाएगा, ठीक है, एच आएगा, एच आई जे, ठीक है। तो एच इसका आंसर हो जाएगा एच, ठीक है, क्योंकि 1 गैप हो रहा है आई के बाद जो है जे आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे एच आएगा, एच के बाद 1 गैप हो गया है, उसके बाद जे आएगा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर होगा जो वो एच होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, एच होगा, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, इस तरह से, ठीक है। 1 गैप, फिर 2 गैप, फिर 1 गैप, फिर 2 गैप, फिर 1 गैप, फिर 2 गैप, इस तरह से इसका जो बनेगा पैटर्न ना, सी आएगा इसका आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल से तरीके से ये आ गया आंसर। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास ये है, अब छत्तीसगढ़ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए हमारा जो यहीं पे रीजनिंग का जो क्वेश्चन था, रीजनिंग का जो क्वेश्चन है और एप्टीट्यूड का, वो कंप्लीट होता है। जो आपका ये जो सेट बी है 2019 में जो पेपर हुआ था उसका, ठीक है। तो ये जो रीजनिंग का पोर्शन है वो आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ी में जो क्वेश्चन आए थे उनको भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है।
तो ये जो है यहाँ से हमने चालू किए थे 31 से। अगर 30 तक आप क्वेश्चन नहीं देखे तो सेट जो है पार्ट 1 देखिए।